गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को विवाह के कानूनी तथा जीव शास्त्रीय योग्यताएं बताई, जिसमें मैंने आप लोगों को विवाह क्या होता है, परिवार का मूल आधार क्या है, तो मैंने आपको बताया विवाह होता है। उसके बाद फिर मैं आपको हिंदू विवाह का नंबर आता है, तो मैंने हिंदू विवाह के बारे में बताया। तो ये क्या, एक धार्मिक संस्कार है जो परिवार का निर्माण करता है और मूल आधार है किसका, तो परिवार का यही मूल आधार है। फिर कुछ परिभाषाएं थी जो मैंने बताया। फिर क्या बताया, तो हिंदू विवाह के जो भेद हैं कितने प्रकार, तो 8 प्रकार, जिसमें ब्रह्म विवाह था, दूसरा क्या था, तो दूसरा दैव विवाह था, तीसरा आर्ष विवाह था, प्रजापत्य विवाह था, गांधर्व था, आसुर विवाह था, राक्षस था और पैचास था, ये बताया। फिर बताया संख्या के आधार पर विवाहों के प्रकार। तो संख्या के आधार पर 2 विवाह थे, एक विवाह, दूसरा बहुविवाह। फिर अगला आता था हिंदू विवाह के उद्देश्य। तो उसमें आपको पता है कि हिंदू विवाह इसलिए किया जाता है जिसमें रति का सुख मिल सके। अगला है रति या काम सुख मिल सके। फिर संतान प्राप्ति के लिए, धर्म पालन के और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऑप्शन के रूप में क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला है विवाह के सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिबंध, यही आप लोगों को बताना है। इसमें मैंने ये 4 प्रकार के होते हैं जो प्रतिबंध होते हैं हिंदू विवाह के, वो 4 होते हैं। इसमें इंडोगैमी, एक्सोगैमी, उसके बाद अगला है हाइपरगैमी, नेक्स्ट है हाइपोगैमी। तो 4 यही पढ़ना है, 2 मैंने बता दिया। कल ये मैं स्टार्ट करी थी तो ये मैं बताई थी गोत्र क्या होता है। तो गोत्र जो होता है, एक गोत्र अधिकांश रूप से कुछ वंशों का समूह होता है, इसे गोत्र कहते हैं। फिर नंबर आया था प्रवर किसे कहते हैं। तो प्रवर का मतलब था, प्रवर भी एक वंश परंपरा को सिद्ध करता है। प्रवर का शाब्दिक अर्थ होता है तो आह्वान करना। प्रवर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आह्वान करना, ठीक है। अगला आया था जिसे कह रहे थे तो पिंड, एक ही माता पिता के रक्त वालों को सपिंड कहा जाता है। अब आता है नंबर बहिर्विवाह के समाज पर प्रभाव, देख लीजिए। ये शायद नहीं हुआ था, देख लेते हैं, हुआ होगा तो भी कोई बात नहीं है। बहिर्विवाह के समाज पर प्रभाव, बहिर्विवाह निषेधों के एक्सोगोमी जिसे कहते हैं उसी के बारे में। तो लिखा है कि बहिर्विवाह के समाज पर प्रभाव। नंबर 1, बहिर्विवाह निषेधों के कारण हिंदुओं में विवाह का क्षेत्र इतना विस्तृत हो जाता है कि योग्य वर या वधू के चुनाव में अत्यंत कठिनाई होती है। अगला नंबर आता उपयुक्त समस्या दहेज प्रथा को बढ़ावा देता है। अगला नंबर वर मूल्य या दहेज प्रथा अन्य सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है, जैसे बाल विवाह, बेमेल विवाह, वृद्ध विवाह, बाल विधवाओं तथा अविवाहित आदियों की समस्याएं। आपको अगला नंबर क्या पढ़ना है, तो अनुलोम विवाह पढ़ना है, जिसे कुलीन विवाह भी कहते हैं। अनुलोम विवाह को और किस नाम से जानते हैं, तो कुलीन विवाह के नाम से जानते हैं। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कल कि बाल विवाह को आज प्रजापत्य विवाह का स्वरूप क्या है, तो बाल विवाह है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, या समतुल्य कह सकते हैं या उसी का स्वरूप है, तो प्रजापत्य विवाह का स्वरूप क्या है, बाल विवाह है। और एक क्वेश्चन अनुलोम विवाह को और किस नाम से जानते हैं, तो कुलीन विवाह के नाम से। इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हाइपरगैमी कहते हैं। अनुलोम विवाह को कुलीन विवाह भी कहते हैं, जिसमें उच्च वर्ग का लड़का निम्न वर्ग की लड़की से विवाह कर सकता है, इसे क्या कहते हैं, हाइपरगैमी। अनुलोम विवाह को कुलीन विवाह भी कहते हैं, जिसमें उच्च वर्ग का लड़का, अनुलोम विवाह में क्या होता है, उच्च वर्ग का लड़का होता है। और जो प्रतिलोम है उसमें इसका उल्टा होता होगा कि जो लड़की है वो उच्च कुल की होगी, ठीक है। इन दोनों बस ये अंतर है अनुलोम और प्रतिलोम में। तो अनुलोम में क्या होता है, लड़का उच्च कुल का होता है, लड़की से, जो उच्च कुल का लड़का होता है निम्न वर्ग की लड़की से क्या करता है, विवाह कर लेता है। रिजले ने कहा है कि चूंकि आर्यों में स्त्रियों की कमी थी, अतः उन्होंने यहाँ की कन्याओं के साथ विवाह किए मूल निवासियों की कन्या से, किंतु अपनी प्रजातीय श्रेष्ठताओं को बनाए रखने के लिए अपनी कन्याएं मूल निवासियों को नहीं दी। उन्होंने छोटी जात की, कह सकते हैं, लड़कियों को अपने लड़कों से शादी की, लेकिन अपनी लड़कियों को उनमें नहीं, मतलब छोटी जात में नहीं शादी किया। इसीलिए इस विवाह को क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह। मतलब इसमें इन्होंने बस एक लिमिट बना दिया कि लड़की भले निम्न कुल की है, लड़का उच्च कुल का रहेगा, लेकिन वो जो उच्च कुल का लड़का वो अपनी लड़की नहीं निम्न कुल में देता था, बस लड़कियां वहाँ से लाता था। यही अनुलोम विवाह है, मतलब लड़का उच्च कुल का होगा।
महाभारत में भी ब्राह्मण 3 वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय 2 वर्ण अर्थात क्षत्रिय और वैश्य, वैश्य केवल अपने ही वर्ण में विवाह करता था। कहने का मतलब ब्राह्मण जो है 3 जातियों में शादी कर सकता था, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में और वैश्य में कर सकता था, ठीक है। और जो क्षत्रिय था वो 2 में कर सकता था, अपने में स्वयं क्षत्रिय में और एक वैश्य में। और जो वैश्य होता था बस वो अपने ही वर्ण में कर सकता था। मिला जुला के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये अपने में शादियाँ कर रहे थे, पर शूद्र को इससे अलग रखा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदुओं में ऐसी प्राचीन मान्यता है कि कन्या की अपनी कोई जाति नहीं होती। विवाह मतलब हिंदुओं में ये मानना कि कन्या की कोई अपनी जाति नहीं होती। वो इसीलिए देखिए उनका अपना सरनेम कुछ भी होता है। आजकल तो एजुकेशन इतनी आगे हो गई है कि मतलब किसी के अधिकार को नहीं छीना जा सकता, लेकिन नहीं तो मतलब अगर शादी किसी भी कास्ट की लड़की से होती है, लेकिन अगर जो वो कुल में जो संतान पैदा होती है वो जिस कास्ट के उसके घर वाले होते हैं, उसके फादर की कास्ट होती है, वही लिखते हैं। तो वही लिखा, कन्या की अपनी कोई जाति नहीं होती। विवाह से पूर्व पिता के तथा विवाह के पश्चात अपने पति के अनुसार जानी जाती है। सिंपल सी बात है। पहले फादर नेम, हमारे जब फॉर्म भरते हैं तो हम पहले फादर नेम लिखते हैं, ठीक है, जस्ट हमारे फॉर्म के नीचे। फिर अगर शादी वगैरह हो गई तो फिर क्या हस्बैंड नेम आ जाता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं। अतः पुरुष तो अपने वर्ग में ही श्रेष्ठ हैं, किंतु यदि निम्न वर्ण की कन्या अपने से उच्च वर्ग में विवाह हो जाता है तो उसकी जाति अवश्य उच्च हो जाती है। इसलिए अपनी ही वर्ण और जाति में विवाह का विधान होते हुए भी अनुलोम विवाह को मान्यता प्रदान कर दी गई। अगला है कुलीन विवाह के दुष्परिणाम क्या हुए, तो आप देख लीजिए। कुलीन अथवा अनुलोम विवाह से उच्च कुल की लड़कियों को योग्य वर न मिलने से अविवाहित रहना पड़ जाता है। नंबर 2, उच्च कुल में इस प्रथा का लाभ उठाने वाले अधिक दहेज की मांग करने लगते हैं। नंबर 3, इससे बहुपत्नी और बहुपति विवाहों को भी प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 4, निम्न कुल के लड़कों को योग्य वधू न मिलने से अविवाहित रहना पड़ता है, क्योंकि जो निम्न कुल की जो लड़की थी वो तो उच्च कुल में चली गई, तो निम्न कुल का लड़का क्या करेगा। तो वही चीज़ लिख रहा है। वह विभिन्न वैवाहिक समस्याओं के कारण लोग कन्याओं की हत्या तक कर देते हैं। नंबर 6, कम दहेज लाने वाली स्त्रियों की दुर्दशा भी की जाती है। नंबर 7, बाल विवाह, बेमेल विवाह तथा विधवा विवाह न होना आदि विभिन्न समस्या बन जाती है। उसके बाद अगला नंबर है हाइपोगैमी। आपने क्या देखा था, हाइपरगैमी अनुलोम विवाह, ठीक है। उसे और किस नाम से जानते थे, तो कुलीन विवाह के नाम जान। उसमें क्या हो रहा था, उसमें लड़का उच्च कुल का था, लड़की निम्न कुल की थी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा कि प्रतिलोम विवाह एक प्रकार से अनुलोम विवाह का विपरीत होता है। जब निम्न वर्ण या निम्न कुल के लड़के का विवाह उच्च वर्ण या उच्च कुल की लड़की के साथ होता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अपने सभी धर्मशास्त्र प्रतिलोम विवाह का तीव्र विरोध करते हैं। देखिए यहाँ पे विरोध आ गया कि मतलब अगर उच्च कुल की लड़की निम्न कुल का लड़का है तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसका उल्टा है। और वहाँ पे सीधे उस पर रोक लगाया गया कि लड़की जो है निम्न कुल की उच्च कुल में जा सकती है, लेकिन उच्च कुल के जो लड़के जो उच्च कुल की लड़कियाँ होती थी उसे निम्न कुल के लड़कों से शादी करने पे विरोध था या रोक लगा था। तो जब रोक है तो यहाँ पे उस चीज़ को रोका ही जाएगा। तो वही चीज़ कहा गया है कि जब निम्न कुल के लड़के का विवाह उच्च वर्ण या उच्च कुल की लड़की के साथ होता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अपने सभी धर्मशास्त्र प्रतिलोम विवाह का तीव्र विरोध करते हैं। विशेष रूप से शुद्ध वर्ण का ब्राह्मण कन्या से विवाह अमान्य नहीं है, बल्कि घोर दंडनीय भी बताया गया है। प्राचीन काल में अनुलोम विवाहों को ही मान्यता प्राप्त थी। वर्तमान समय में अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन और मान्यता मिल जाने से उपयुक्त निषेधों का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आगे देख लीजिए, 2 पेज है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर और जितना ऑब्जेक्टिव्स है मैं करा दूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी या एलटी के नज़रिया से, तो इसलिए मैं इसको कराई। इसमें जो भी चैप्टर मुझे, ये क्लास 12 की बुक है यूपी बोर्ड की, SCRT जिसे कहते हैं, तो मैं जो देखूँगी, जो मुझे पहले इंपॉर्टेंट लगेगा मैं सारा करा दूँगी। हिंदू विवाह की रीतियाँ, या इसमें से या 10th या 11th, मतलब जिसमें का मुझे टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं उसको सोच रही हूँ पहले कराऊंगी। इसके बाद सोच रही हूँ पट्टी करा दूँ, देखती हूँ। हिंदू विवाह की रीतियाँ, हिंदू धर्म के अनुसार विवाह की निम्न रीतियाँ। हिंदू विवाह की रीतियाँ, रिचुअल्स जो होते हैं, नंबर 1 क्या होता है, उसमें कन्यादान। नंबर 2 पाणी ग्रहण संस्कार। नंबर 3 अस्मारोहण। नंबर 4 लावा होम। नंबर 5 विवाह होम। और नंबर 6 अग्नि परिक्रमा। नंबर 7 सप्तपदी। देख लीजिए, ये 7 क्या है, रिचुअल्स हैं जिसे कहते हैं रीतियाँ।
कन्यादान, कन्या के माता पिता या इनके न होने पर निकट संबंधी द्वारा कन्यादान करके वर को सौंप दिया जाता है। हिंदू विवाह में कन्यादान का बहुत महत्व है। कन्यादान करने से माता पिता को 100 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य मिलता है, ऐसी मान्यता है। अगला है पाणी ग्रहण संस्कार। विवाह के समय वर वधू का हाथ अपने हाथ में लेता है तथा मंत्रोच्चारण के मध्य जीवन भर के लिए एक दूसरे को ग्रहण करता है। ये सब शादियां जब होती है तो ये सब चीज़ें होती हैं। कन्यादान करते हैं लोग, ये जो हाथ में हाथ रख के जो पाणी ऊपर से ये वाला चीज़ भी होता है। तीसरा नंबर है अश्मारोहण। कन्या का भाई कन्या के पैर को पत्थर पर रखवाता है, यह जीवन भर दृढ़ रहने का संकेत है। हम शादियाँ होते तो हम कहते हैं ना कि जो हम कहते हैं ये सब क्या होता है, जो रिचुअल्स होते रहते हैं तो हम कहते हैं ये सब क्या चीज़ें हैं, क्या क्या किया गया। लेकिन देखिए उन रिचुअल्स को जोड़ा गया कि अगर आपका पैर पत्थर पे रखवा रहे हैं तो ये कि आप जीवन भर दृढ़ रहेंगे, दृढ़ रहने के लिए कि वहीं पे आप अडिग रहेंगे। ये नहीं कि भाग भाग के घर आएंगे या जहाँ मन किया जैसे, नहीं, आपको बांध दिया गया है, मतलब आपकी शादी हो गई, आपको वहाँ बांध दिया गया, भेज दिया गया, तो आप जीवन भर मतलब उस चीज़ को निभाइए। लावा होम, इस रीति के अनुसार वधू अग्नि में धान की खीले डालते हैं। ये चीज़ भी होता है, आपको पता है, ऐसे पल्लू आगे करके उसमें रख लेते हैं और फिर जब परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, फेरे जब होते हैं तो वो चीज़ होता है, फेरे टाइम होता है या भाई जब वो करते हैं, मतलब किसी टाइम ये चीज़ होता है। तो धान के खीले डालती और अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करती है। विवाह होम, वर वधू हवन में आहुतियाँ देते हैं। अग्नि परिक्रमा, वर वधू साथ साथ अग्नि को साक्षी करके अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं और अपने विवाह संबंध को दृढ़ रखने की प्रतिज्ञा करते हैं। अगला आता है सप्तपदी। इसके अनुसार वर वधू गांठ बांधकर 7 पग चलते हैं, 7 पग चलते हैं। यह विवाह की अंतिम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण रीति मानी जाती। कौन सी? सप्तपदी, 7 पद, ठीक है। सप्त मीन्स 7, पदी मीन्स पद, 7 पद जो वो गांठ बांध के जो आंचल डालते हैं उसको बांधा जाता है और वर वधू साथ 7 पद चलते हैं और वर वधू से अपने निश्चित कर्तव्यों को पूरा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। उसमें भी पहला फेरा लेते हैं तो कुछ और वचन, दूसरा फेरा लेते हैं तो फिर उसमें भी वचन, हर फेरे में कोई न कोई वचनबद्ध होते हैं। बिना इस रीति के विवाह संस्कार को अपूर्ण माना जाता है। वास्तव में सप्तपदी के बाद ही वर वधू को परस्पर पति पत्नी मानने की धार्मिक आज्ञा प्राप्त की गई। आपने कितने रिचुअल्स देखे हिंदू विवाह में? तो 7। पहला कन्यादान, जिसमें क्या होता है कि नात, रिश्तेदार, माता पिता कन्या को दूसरे को सौंपते हैं, दान करते हैं, ठीक है। और इसको करने से क्या होता है? तो 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। दूसरा नंबर पाणी ग्रहण, जिसमें वर वधू हाथ लेते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं, एक दूसरे को ग्रहण करते हैं, मतलब जीवन भर हम साथ देंगे। अगला क्या है? अश्मारोहण। कन्या का भाई कन्या के पैर को पत्थर पर रखता है और यह जीवन भर दृढ़ रहने का संकेत है। लावा होम, वधु को लावा मतलब समझ रहे हैं, वो खील फूट जाता है ना तो उसको लावा बोल रहे हैं, मतलब ट्रिक मैं एक बता रही हूँ, लावा से समझ लेना। तो उसको खीले को उसको क्या करते हैं अनुसार धान की खीले डालती हैं और दीर्घायु होने के अपने पति की कामना करती हैं। विवाह वो पता ही आहुतियाँ देते हैं। अग्नि परिक्रमा, वर वधू साथ में साक्षी मान के अग्नि को क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। सप्तपदी, 7 गांठ बांध के साथ अग्नि परिक्रमा सप्तपदी करने के बाद की जाती है, तो गांठ बांध के फिर वही 7 पग चलते हैं और क्या होता है तब जाके विवाह संपन्न होता है। विवाह की शारीरिक जैविकी योग्यताएं, आपने अभी तक यहाँ पे दिखा था विवाह के कुछ उद्देश्य हैं, हिंदू विवाह के उद्देश्य, जिसमें रति या काम सुख था और ये 3 पॉइंट और था, उसी से कुछ मिलता जुलता। विवाह के लिए शारीरिक जैविकी योग्यताएं, मतलब ठीक है आपकी शादी हो रही, किसी की भी शादी हो रही, तो ऐसा नहीं कि बच्चे की शादी हो जाएगी, उसके लिए कुछ जैविकी मतलब शारीरिक योग्यताएं होनी चाहिए ना, कि मतलब हाँ ये लड़की शादी करने लायक हो गई, ये लड़का शादी करने लायक हो गया, तो वही चीज़ दिया है कि वो क्या क्या योग्यताएं। तो नंबर 1 परिपक्वता होनी चाहिए, और रोग, इसीलिए तो कानून बने हुए हैं कि 18 साल लड़की, 21 साल लड़का, तो वही चीज़ यहाँ पे, और रोग मुक्त होना चाहिए। परिपक्वता मतलब विवाह पति पत्नी का ऐसा बंधन है, उन्हें विविध दायित्वों का भार सौंपता है। अतः विवाह के लिए दोनों में पर्याप्त शारीरिक और मानसिक क्षमता का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए युवावस्था ही सबसे अधिक उपयुक्त अवस्था मानी गई है, जिसमें शरीर का पूर्ण विकास प्राप्त कर चुका होता है तथा उसमें संतानोत्पत्ति की क्षमता भी उत्पन्न हो जाती है।
विवाह ऐसी अवस्था में करना चाहिए जब वे परिपक्व हो जाएं, विवाह के अर्थ को समझने लगें, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर सकें और शारीरिक व मानसिक रूप से विवाह के दायित्व को भली भांति निभा सकें। कम से कम, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कम से कम लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बना हुआ है। रोग मुक्त, विवाह के लिए यह भी आवश्यक है कि युवक युवती किसी लाइलाज रोग या गुप्त रोग से पीड़ित न हो, जैसे किसी को एड्स न हुआ हो या किसी को वैसी कोई बीमारी जिसका कोई इलाज न हो, कैंसर हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसका वजह ये कि एक से इसे दो होगा नहीं, जो बच्चे होंगे, जो संतान होंगे, उसमें भी वो ट्रांसफ़र होगा, तो इससे सुख न मिलके दुख ही दुख होगा समाज में, फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसके लिए ये एक होता है ना, ये एक जैविकी मतलब एक परिमाण बना दिया गया कि आपको ये क्राइटेरिया है जो आप में होनी चाहिए, जो आप ये कहा जाए कि आप शादी के मतलब विवाह के लिए योग्य हो गए हैं। लाइलाज रोग या गुप्त रोग से पीड़ित न हो, न ही वो कोई संक्रामक रोग हो। ऐसी स्थिति में दूसरे पक्ष को भी हानि होने की संभावना हो सकती है। देखिए आगे वही चीज़ लिखा हुआ है। तथा उनका वैवाहिक जीवन दुखपूर्ण हो सकता है। रोगी माता पिता की संतान भी कभी स्वस्थ नहीं रहेगी। अगर माँ बाप रोगी हैं, मतलब माँ है या बाप है, उनमें ट्रांसफ़र हो गया, तो बच्चे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे तो होंगे। बच्चे होंगे तो बच्चे क्या होंगे? बच्चे भी उसको आगे की पीढ़ी में लेके आएंगे। तो वही चीज़ है। तो या अगर न भी लेके आए, अगर वो खुद नहीं सही है, माँ बाप बीमार हैं, तो जो बच्चा होगा उनकी देखभाल कौन करेगा? तो वो कुपोषित हो जाएंगे, तो वही चीज़ें स्वस्थ नहीं रहेंगे। अतः माता पिता का कर्तव्य है कि यदि अपने विवाह योग्य बच्चों में ऐसी किसी बात की आशंका देखे तो विवाह से पूर्व उसका भली प्रकार निदान करें। कितनी अच्छी बात लिखा है, ताकि उनका भावी जीवन सुखी बन सके। स्वस्थ वैज्ञानिकों के अनुसार मिर्गी क्षय रोग, देखिए ये चीज़ लिखा हुआ, मिर्गी क्षय रोग मतलब टीबी जिसे कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, गुर्दे का रोग, किडनी का, ब्लड प्रेशर, मधुमेह या मानसिक विचित्रता का रोग आदि वैवाहिक सुखी जीवन के लिए बाधक या कष्टदायी है। किसी भी अक्षमता रोग या प्रजनन अंगों की विकृति से ग्रस्त युवक युवती का एक दूसरे, कहते हैं ना, अगर ऐसे कोई छुपा के शादी हो गई तो लड़के को प्रॉब्लम, लड़की कहती है हमको फंसा दिया गया, लड़की को तो लड़की कहती है हमको फंसा दिया गया, होता नहीं, फिर छोड़ देते हैं एक दूसरे को। तो वही चीज़ें, ये सब आगे बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो इन सबों से दूर रहने के लिए ये सब क्या किया गया है? कुछ योग्यताएँ बनाई गई हैं। विचित्रता का रोग आदि वैवाहिक सुख जीवन के लिए बाधक व कष्टदायी है। किसी भी अक्षमता रोग या प्रजनन अंगों की विकृति से ग्रस्त युवक युवतियां एक दूसरे से छिपाकर विवाह कर देना सर्वथा अनुचित है। इसे पति पत्नी को तो जीवन भर दुखमय जीवन व्यतीत करना होगा, साथ ही इस स्थिति में दोनों परिवारों की भी सुख शांति भंग हो जाएगी। उसके लिए देखिए कुछ कानून बना है, ये मैं कल पढ़ाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कल मैं आप लोगों को मतलब ये बताने के बाद क्वेश्चन आंसर करा के और ऑब्जेक्टिव जो सारे हैं वो भी कंप्लीट करा के ये चीज़ क्या करूँगी, ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। ये भी साथ में देख लूँगी, छोटा सा चैप्टर है कुछ वो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये दहेज प्रथा, ये सब इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको सोच रही हूँ ख़त्म ही कर दूँ, मतलब अच्छा ही रहेगा। एग्ज़ाम के पर्पज़ पढ़ाई वो करे जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, बेवजह पढ़ने का फिजूल का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, वो लोग शेयर भी कर दिया करें, आगे भी लोग देखें। चलिए, ओके, थैंक यू।